Hello students, myself Pramod Potter. I am physics faculty in Motion Education Private Limited, कोटा राजस्थान। हम आज डिस्कस कर रहे हैं केवीपीवाई का एसए वाला पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 15 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है। इस 15 फ्लोर की बिल्डिंग में हर एक फ्लोर 3 मीटर ऊंचा है, तो टोटल ऊंचाई कितनी होगी? 15 इंटू 3 45 मीटर। तो इस 45 मीटर की ऊंचाई से एक पार्टिकल को फेंका गया है। जब हम इस पार्टिकल को कोई माउस जंप करता है, पार्टिकल नहीं फेंका बल्कि माउस को जंप कराया। जब यहाँ से माउस जंप किया इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, जब यहाँ से माउस को जंप किया हॉरिजॉन्टली, तो ये 12 मीटर की दूरी पर जाकर के गिरा। तो बताना है कि ये स्पीड कितनी है। जब ये माउस जंप किया तो बताना है स्पीड कितनी है। तो हमारे लिए क्या होगा कि भाई हमें पता है कि इसमें वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है। जब इसमें वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होती है तो क्या ये वाला जो टाइम होता है 2h अंडर रूट 2h/g होता है, तो ये वाला जो टाइम होगा अंडर रूट 2h/g। और क्या इतने ही समय में इसने ये डिस्टेंस भी ट्रेवल कर ली, और क्या इतने ही समय में इसने ये वाली डिस्टेंस भी ट्रेवल कर ली, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा। यस, इसका मतलब ये टाइम निकाल सकते हैं हम। और इस टाइम को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? क्या इसको निकालने के लिए हम लगाएंगे अंडर रूट ऑफ 2h/g। यस, इस टाइम को निकालते हैं भाई। लो जी, t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h की वैल्यू ले लेंगे 45 डिवाइड बाय 10, दैट इज 3 सेकेंड। ये 3 सेकेंड आ जाएगा। 3 सेकेंड आ गया। और क्या मेरे को पता है कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, तो हम लिख देंगे x इक्वल टू यू इंटू टी, दैट इज u इक्वल टू, हमें निकालना है t की वैल्यू हमारे पास 3 सेकेंड है और x की वैल्यू हमारे पास 12 है। तो 3 से ये गया, लो जी 4, यानी कि u का आंसर आ गया बेटे 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान देखो, स्पीड किसमें दे रखी? किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में, इसका मतलब हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। और क्या हम जानते हैं कि जब हम किलोमीटर पर आवर में स्पीड को बदलते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो वो किलोमीटर पर आवर में बदल जाता है। यस, इसका मतलब u इक्वल टू 4 इंटू 18 डिवाइड बाई 5, तो आप देखेंगे ये सोल्व करने पर आएगा 14.4, जिसे आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेट 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन आ गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 2 वायर है जो सेम मेटल से बने हैं, जिनकी रेडियस जो है 2:1 है। जो वायर्स हैं उनकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया की, जैसे मान लो वायर है तो उसकी जो रेडियस है उनकी वो अलग अलग है, उनका रेशियो दे रखा 2:1 है ना। इफ दीज 2 वायर्स आर स्ट्रेच्ड बाय इक्वल फोर्स, अगर उनको इक्वल फोर्स से खींचा जाए, देन रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस इन देम। तो जाहिर सी बात है हमें स्ट्रेस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बेटा स्ट्रेस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और क्या एरिया को हम यहां लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो स्ट्रेस के फॉर्मूले में हमें दिया हुआ है फोर्स कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का रेशियो दे, आर का रेशियो दे रखा है और आर स्क्वायर नीचे। इसका मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो स्ट्रेस 1 अपॉन स्ट्रेस 2 डिवाइड बाय, क्या ये R2/R1 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और बेटे R1 अपॉन R2 दे रखा है, तो क्या हम R1 अपॉन R2 का उल्टा यानी कि 1/2 कर देंगे, तो उसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज 4/1, सॉरी दैट इज 1/4। तो 1/4 का मतलब आंसर इज ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक सबमरीन है, जो कि मान लीजिएगा ये सबमरीन है जो कि पानी के नीचे है 100 मीटर की गहराई पर, 100 मीटर की गहराई पर है। अब सबमरीन में खास बात होती है वो अपना अंदर का प्रेशर भी जनरेट कर सकती है। इसमें बोला हुआ है कि सबमरीन में अपने अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल किया हुआ है, जिसे मैंने लिख दिया P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। और इतनी गहराई पर है ये, तो उसकी एक विंडो है H गहराई पर जो कि 100 मीटर है। तो इस विंडो पर कितना प्रेशर पड़ रहा होगा ये आपसे पूछा हुआ है, जबकि इसका एरिया भी है और कितना फोर्स होगा वो निकालना है। तो कितना फोर्स पूछा है, लग रहा है वो निकाल लेंगे इसमें। तो जाहिर सी बात है प्रेशर इनटू एरिया क्या हो जाएगा? फोर्स। तो यहाँ पे प्रेशर निकाल पाए अगर, यहाँ पर प्रेशर निकाल पाए अगर, तो हमारे पास एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकल जाएगा। और एरिया दिया हुआ है कि जो एरिया है 30 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। इसका मतलब अब ध्यान दे, यहाँ पे जो प्रेशर होगा और यहाँ पे जो प्रेशर होगा, बेटे मान लीजिएगा यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर है P एटमॉस्फेयर, तो नेट प्रेशर कितना आया? P1 माइनस P एटमॉस्फेयर। और P1 की वैल्यू क्या होगी? P एटमॉस्फेयर प्लस ρgh, है ना।
P1 कितना आ जाएगा भाई, P1 को तो आप लिख देंगे P1 इक्वल टू P एटमोस्फेयर प्लस रो जी एच। और बेटे P नीचे से P एटमोस्फेयर वाला आपको पता है, इसका मतलब अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब फोर्स निकालना है तो क्या P1 माइनस P एटमोस्फेयर इंटू एरिया ये करेंगे, और P1 कितना है, ये P एटमोस्फेयर प्लस रो जी एच माइनस P एटमोस्फेयर, क्योंकि सबमरीन ने अपने अंदर भी P एटमोस्फेयर के बराबर प्रेशर लगाया हुआ है, तो सबमरीन के अंदर का भी प्रेशर यही है और बाहर तो होता ही है इतना, तो इतनी गहराई पर ये जो प्रेशर होगा केवल लिक्विड के कारण होगा, है ना। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एरिया आ जाएगा, इसका मतलब फोर्स जो आ गया है रो जी एच। अच्छा रो कितना है भाई, वाटर का रो दे रखा 1.03 इंटू 10 की पावर 3, है ना। अच्छा जी की वैल्यू आपको दे रखी है बेटे कितनी, जी की वैल्यू दे रखी है 10, ओके। और जी एच 100 मीटर, और बेटे एरिया 30 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ध्यान दे तो क्या इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर -4, इससे क्या होगा इंटू 30 इंटू 30, तो 30 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -4, तो ये जो अपना सोल्व करके आ जाएगा, इससे हमारा आंसर बैठेगा कितना, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू समथिंग, तो 9 में मल्टीप्लाई हो रहा है, और सब पावर देखो कितनी बैठ जाएगी, 1 2 3 2 5 और ये 6 और 100 भी आएगा, यहाँ पे h की वैल्यू 100 थी ना, रो जी एच, ये तो अपना रो हो गया, ये जी हो गया, ये h, एक जीरो यहाँ पे छूट गई, इसको आप लिख लेंगे। तो देखो 3 और 2 5 6 7, 7 में 4 गए 3, तो हमारे पास जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, और चूंकि पॉइंट आपका यहाँ पर है 0.93 मर, तो आ जाएगा 0.93 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन, यह आंसर बैठेगा सोल्व करने के बाद, यानी कि ऑप्शन आ गया ए, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ एक पार्टिकल है जो कि स्पेस क्राफ्ट है, बेसिकली एक स्पेस क्राफ्ट है विच इज मूविंग विद स्पीड यू स्पीड से मूव कर रहा है, जो कि रिलेटिव टू द अर्थ के रेस्पेक्ट में यू की स्पीड से मूव कर रहा है। मान लीजिएगा ये अर्थ है ना, मान लीजिएगा ये अर्थ है, ठीक, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में यू की स्पीड चल रहा था, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन ये कि ये प्लैनेट है, वो भारी प्लैनेट होते हैं, है ना, स्पेस क्राफ्ट के कंपेयर में प्लैनेट क्या होते हैं, बहुत भारी होते हैं, तो मासिव एलिमेंट है बेसिकली। तो ये क्या करेगा, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंच गया, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंच गया, जैसे इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचा तो क्या ये इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी, यहाँ और बढ़ेगी, यहाँ और बढ़ेगी, यहाँ और बढ़ेगी, और बढ़ाते बढ़ाते चूंकि ये फोर्स आपका लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग होता है, तो इसको जैसे फोर्स लगा करके इसकी स्पीड को बढ़ाएगा और इसके पाथ को मोड़ देगा, है ना, मोड़ देकर तो उसको यहाँ से इस तरीके से निकाल देगा। तो ये स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से ये जाएगा, ये पूछा हुआ है। तो एक पूछ रहा है कि स्पेस क्राफ्ट एग्जिस्ट फॉलोइंग द ट्रेजेक्टरी पाथ एज शोन बिलो, द स्पीड ऑफ द स्पेस क्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या होगी स्पेस क्राफ्ट की, एज लॉन्ग एज आफ्टर इट हैज एस्केप्ड द प्लैनेट्स ग्रेविटी इज गिवन बाय। तो अगर आपको इस तरीके के डायग्राम में दिया हुआ है, तो ये जब बाहर निकलेगा इसके फील्ड से, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से निकलेगा। तो बेटा थोड़ा सा हमें पता है कि रिलेटिव के हिसाब से भी सोच सकते हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ पे बैठ करके देखूं, मान लो यहाँ पे बैठ करके देखूं, इसके रेस्पेक्ट में देखूं, तो ये वेलोसिटी किसकी u, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये u और ये 3u, तो क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि इसके लिए क्या ये 4u से आ रहा होगा, किसके लिए, विद रेस्पेक्ट टू प्लैनेट, क्या ये प्लैनेट जो है इसके रेस्पेक्ट में 4u से आता हुआ दिखाई देगा। जब ये 4u से आता हुआ दिखाई देगा यहां से, तो इसका मतलब ये रेस्ट पर हो गया, और अगर ये रेस्ट पर हो गया तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये 4u से निकल जाएगा बाहर, तो ये 4u से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब इसको रोक दिया तो इसके रेस्पेक्ट में अर्थ की स्पीड कितनी हो जाएगी, अर्थ की स्पीड हो जाएगी 3u, दैट इज व्हाट, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू प्लैनेट। ये प्लैनेट के रेस्पेक्ट में, जब प्लैनेट पर बैठकर देख रहे हैं तो प्लैनेट के रेस्पेक्ट में अर्थ कितने की स्पीड से हो गई, 3u की स्पीड से जाती हुई दिखेगी इसको, और ये पार्टिकल जब यहां से निकलेगा 4u से इसी स्पीड से आता हुआ दिखेगा जब ये रेस्ट पर आ चुका है, ये हमने रेस्ट पर ले लिया। इसका मतलब ये 4u से आ रहा, और अर्थ के रेस्पेक्ट में आंसर निकालना, तो इसका मतलब जब मैं यहां बैठा हूं तो अर्थ के रेस्पेक्ट में 3u ये 4u ये रिलेटिव से आपस में रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अपोजिट वेलोसिटी है, तो दोनों जुड़ जाएंगी, तो कितना जाएगा 7u, तो 7u इज द करेक्ट आंसर, 7u इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा के कर सकते हैं, या इसका एक और स्मार्ट तरीका हम यूज कर सकते हैं क्या, जिसमें हम बोलते हैं कोलिजन मेथड से। तो दूसरा मेथड मैं यहाँ पे बता देता हूं, इसमें सेकंड मेथड हम ये लगा सकते हैं कोलिजन से, कोलिजन मेथड। कोलिजन मेथड में क्या कर सकते हैं, बेस के फील्ड में आ रहा है ये वाला पार्टिकल यू, ये बहुत भारी पार्टिकल है। क्या आपको पता है कि मान लीजिएगा जब कोई बहुत भारी पार्टिकल से छोटे सा पार्टिकल टकराता है तो वो कितनी स्पीड से जाता है। यस, मान लीजिएगा ये कोई बहुत भारी पार्टिकल है, ये हमारा बहुत भारी पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल, जिसे हमने क्या नाम दिया, हैवी, दैट इज हैवी मास। और ये कौन सा है, प्लैनेट का। और ये कितनी स्पीड से आ रहा है बेटे, 3 u से, और इसकी तरफ ये कितने से आ रहा है, u से। तो जब ये सेट जा करके वापस जाएगा, जब ये सेट बाहर निकल कर वापस जाएगा, बिल्कुल कोलिजन की तरह सोच सकते हैं, तो वो जो स्पीड होती है पार्टिकल की वो होती है 2u। मान लीजिएगा दिस इज u1 एंड दिस इज u2, तो 2u1 माइनस u2, 2u1 माइनस u2। तो बहुत ध्यान से देखें, 2u1 कितना है, u1 कितना है 3, तो 3u, लेकिन माइनस के डायरेक्शन में, माइनस u2 कितना है u, तो कितना आएगा माइनस के 7u। तो यानी कि ये वेलोसिटी जो होगी इसकी स्पेस क्राफ्ट की वो कितनी हो जाएगी, 7u विद रेस्पेक्ट टू अर्थ है, ध्यान रखें। और किस डायरेक्शन में दिखेगी, इस तरफ जाती है, नेगेटिव मतलब इस तरफ, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 7u इन दिस डायरेक्शन, और विद रेस्पेक्ट टू अर्थ ही आंसर आएगा ये। तो ये आप प्लैनेट का कंसेप्ट लगा सकते हो, जिस मतलब आप इसमें मासिव एलिमेंट का कंसेप्ट लगा सकते हो। जैसे मान लो कोई ट्रेन है, अगर आपकी ट्रेन कोई 100 की स्पीड से आ रही और आप सामने खड़े हुए हो, तो आपको कितने की स्पीड से उड़ाएगी, डबल से 200 से उड़ा देगी। लेकिन अगर आप सामने खड़े होने की बजाय 20 की स्पीड से वापस भी जा रहे हो उसकी तरफ, तो 100 इंटू 100 की स्पीड से ट्रेन आ रही है, 20 की स्पीड से आप, तो 2 इंटू 100, और इसमें आप 20 से उसकी तरफ दौड़ भी रहे, तो वो वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसमें माइनस की 20 जुड़ जाएंगे इसमें, और ओके, तो क्या हो जाएंगे 220 की स्पीड से उड़ा देगा। तो यानी कि इस वाले फॉर्मूले को रट लो अगर 2u1 माइनस u2 से, तो इसका मतलब आपका आंसर इसमें कोलिजन के मेथड से भी आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लिप हो रहा है बाय 180 डिग्री, और उसमें मिलियन ऑफ ईयर लग रहे हैं। ऐसा मान लिया कि मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं, और दिस फ्लिप वाज रिलेटिवली रैपिड एंड टुक 10 की पावर 5 ईयर्स। बहुत फास्ट भी है एक तरह से देखा जाए तो, 10 की पावर 5 ईयर्स ले लिया हमने, हालांकि बहुत ज्यादा समय लगेगा। देन एवरेज चेंज इन ओरिएंटेशन पर ईयर ड्यूरिंग द फ्लिप वाज क्लोजेस्ट टू। तो आपको ये बताना ओरिएंटेशन का मतलब उसका एंगल पर ईयर कितना बदल रहा है। अब सोचो, ये बोल रहा है कि 10 की पावर 5 में 180 डिग्री फ्लिप हो गया, तो इतने ईयर में, तो एक साल में कितना हो जाएगा भाई, आप क्या करेंगे, 10 की पावर 5 इन 10 की पावर 5 ईयर्स, कितना एंगल घुमा, 180 डिग्री, और पर ईयर की बात कर रहे, तो एक ईयर में कितना, 180 डिग्री बाई 10 की पावर 5, तो इतने डिग्री एंगल घूम जाएगा। लेकिन एंगल की यूनिट होती है, डिग्री भी होती है, मिनट भी होती है, सेकंड भी होती है। एंगल की यूनिट डिग्री, मिनट, सेकंड दोनों होती है, लेकिन हमारे यहाँ पास जो एंगल की यूनिट दे रखी है सेकंड में दे रखी, तो इसका मतलब हम समझे कि टाइम दे दिया है, तो इसका मतलब ये एंगल की यूनिट है जो कि सेकंड में एक तरह से है ना। तो आप बोल सकते हो 180 डिग्री पर ईयर अपॉन 10 की पावर 5 पर ईयर हो गया, इनटू अगर मैं इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करूं तो क्या 60 मिनट आ जाएगा, और मिनट में आ गया ये आंसर, लेकिन हमें लाना 60 में, तो क्या फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और बेटे ये आप मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा कितना, लगभग 6.48 सेकंड। ठीक, तो इसको बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली आप आंसर दे सकते हैं लगभग 5 सेकंड, इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि भाई कोई आर्टरीज है, और आर्टरीज में मान लीजिए जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर ये एरिया थोड़ा सा कम हो गया है। इसने बोला है कि प्लेटलेट्स आर ड्रिफ्टिंग विद द ब्लड फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन फ्लो थ्रू द हॉरिजॉन्टल आर्टरी एज शोन। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई यहाँ से जो फ्लो हो रहा है लिक्विड या ब्लड का, तो यहाँ से ब्लड के फ्लो होने पर यहाँ पे कितना एरिया हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी और एरिया में हमें पता है कि हम इस वेलोसिटी और एरिया का रिलेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकाल सकते हैं। क्या बेटा, हमें पता है कि A1 V1 बराबर A2 V2 होता है, ये होता है। और क्या हमें बर्नौली थ्योरम से ये भी पता है, हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हाइट तो सेम ही है ना, सब एक ही लेवल पर है, एक ही लेवल पर है, तो मैंने रो GH वाला हटा दिया।
P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर होता है, लेकिन रो जी एच वाला क्यों हटा दिया, क्योंकि दोनों की तरफ वो रो जी एच क्या होगा, सेम होगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब यहाँ से पार्टिकल चल रहा है तो ध्यान दे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिएगा A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, क्या A1 ग्रेटर देन A2 है, यस। क्या A1 ग्रेटर देन A2 का मतलब V1 लेस देन V2 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है। और सोचो जब यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई और इसको कांस्टेंट रखना तो क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो प्रेशर घट जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 2 की बात करें तो प्रेशर 2 पे घट जाएगा, तो P2 घट जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर घट गया। जब यहाँ पे प्रेशर घट गया है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। ये बात थ्योरी है कि हमने बर्नौली थ्योरम से जानते भी हैं और हमने इस चीज़ को समझ लिया। अब ये क्या कहता है, कह रहा है कि पहले पार्ट में एज द प्लेटलेट्स एंटर द कंस्ट्रक्शन द प्लेटलेट्स गेट स्क्वीज्ड टुगेदर इन द नैरो रीजन एंड हेंस द फ्लूइड प्रेशर मस्ट राइज इन दियर। यहाँ पे प्रेशर बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना तो नहीं, घट रहा है। तो बी में कह रहा है एज द प्लेटलेट्स एंटर ए कंस्ट्रक्शन प्रेशर इज लोअर दियर, यस प्रेशर इज लोअर दियर। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन फिर भी सी को देख लेते हैं। सी में कह रहा है कि आर्टरीज क्रॉसेस सेक्शन एरिया इन स्मॉलर इन कंस्ट्रक्शन एंड दस द प्रेशर मस्ट बी लार्जर दियर। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, दैट इज नॉट ट्रू, प्रेशर तो यहाँ कम आ रहा है, यस। इसका मतलब सी भी सही नहीं है। प्रेशर इज सेम एवरीवेयर, प्रेशर तो सेम हो ही नहीं सकता। अगर प्रेशर सेम होगा तो फिर ब्लड बहेगा ही नहीं, ब्लड फ्लो ही नहीं होगा। ब्लड फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर जगह अलग है, सबसे ज्यादा यहाँ है, फिर यहाँ है ना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली थ्योरेटिकली और आपको लर्न बेस्ड क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों को अगर हमें याद भी है तो उसके हिसाब से कुछ रिजेक्ट कर सकते हैं, कुछ को हम बोल सकते हैं कि ये आंसर होना चाहिए। तो क्या बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलरफुल पैटर्न इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण कौन सा होता है, रेनबो। क्या रेनबो, हमें पता है कि रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्जन भी होता है। तो वो तो इनका कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब डिफ्रैक्शन तो नहीं यहाँ पर है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन इसमें होता है, ठीक है। दूसरा, व्हाइट लाइट डिस्पर्ज यूजिंग ए प्रिज्म। प्रिज्म में तो अगर लाइट डिस्पर्ज होती है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन, तो डिस्पर्जन इज नॉट द डिस्रिफ्रैक्शन। ठीक है। कलर्स ऑब्जर्व ऑन ए कॉम्पैक्ट डिस्क। हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है उसमें थिन फिल्म इंटरफेरेंस की तरीके से आप बोल सकते हो, जिससे कि डिफ्रैक्शन होता है। तो डिफ्रैक्शन जो होगा वो डिस्क में हो जाएगा, यानी कि याद रखना है। दूसरा, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आप जानते हैं स्कैटरिंग के कारण होता है। इसका मतलब ये तो हमें पता है, ब्लू कलर स्कैटरिंग के कारण रिजेक्ट करा, ये डिस्पर्जन के कारण रिजेक्ट किया, रेनबो TIR और डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन के कारण रिजेक्ट किया। तो बचा क्या, ये वाला कॉम्पैक्ट डिस्क वाला, ठीक है। तो ऑप्शन सी आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दो बॉल हैं जो कि प्रोजेक्ट करिए हैं सेम वेलोसिटी से, सेम, और जो भी वेलोसिटी इनकी u है वो सेम है, यानी कि जो वेलोसिटी दी हुई है दैट इज u, दो पार्टिकलों की सेम वेलोसिटी है विद डिफरेंट एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल से अलग अलग एंगल पर फेंक दिए गए, है ना। तो ये कह रहा है कि दियर रेंजेस आर इक्वल, उनकी रेंज इक्वल है। रेंज इक्वल होने का मतलब, चूंकि रेंज इक्वल है, R1 इक्वल टू R2 है, इट मीन्स अगर इसका एंगल थीटा पे से फेंका गया, इसका एंगल थीटा से फेंका गया, तो ये कितना होगा, क्या ये 90 माइनस थीटा से होगा। अगर ये 30 डिग्री पर फेंका गया, जो कि क्वेश्चन में दे रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री, तो दूसरे का कितना होगा, 90 माइनस 30। यस, हमें पता है कि 60 डिग्री पर फेंका गया होगा दूसरा, है ना। एक का 30, दूसरे का 60। तो इसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट h है, तो इसकी हाइट मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, h इक्वल टू कितनी, h इक्वल टू यू स्क्वायर, लो जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइड बाय 2g। तो कितना आ गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 1/4 इंटू 2 1/8, यानी कि ये आ गया यू स्क्वायर बाई 8g, ये h आ गया है। लेकिन अब हमें चाहिए R2 के लिए 4/2 दैट इज h2। तो h2 कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना 60 डिग्री और अपॉन 2g। साइन 60 कितना होता है भाई, √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इसका मतलब यू स्क्वायर इंटू 3/4 2g, यानी कि कितना आ गया 8g, यानी कि h2 बराबर 3 इंटू यू स्क्वायर बाई 8g। और क्या यू स्क्वायर बाई 8g को देखो ध्यान से, क्या ये h है, यस। इसका मतलब ये हो गया 3h। और क्या ये h2 इक्वल टू 3h का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि
10 किलोमीटर ऊपर सरफेस से जितना एक्सेलरेशन ग्रेविटी का है, उतना ही एक्सेलरेशन कितनी गहराई पर होगा, पृथ्वी के अंदर उतना ही एक्सेलरेशन कितनी गहराई पर जाने पर हमें मिलेगा। तो देखो ध्यान से, जो एक्सेलरेशन बराबर दिए किसी गहराई पर, डेप्थ पर और किसी हाइट पर, वो इक्वल दे दिए। तो जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 10 किलोमीटर। हाइट कितनी दी हुई है? 10 किलोमीटर। ये हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि 10 किलोमीटर तक की हाइट, या आप बोल सकते हैं 50-100-200 किलोमीटर तक की हाइट तक भी हम हाइट की, इसका किसी हाइट पर जाने वाला जो फॉर्मूला होता है वो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है हमारा, ये लगा लेते हैं हम, है ना। एक तो हमारा जब फॉर्मूला होगा हाइट पर जाने पर, लेकिन हमने उसमें अप्रोक्सीमेशन किया था, तो अप्रोक्सीमेशन वाला लगा सकते हैं, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, तो हम ये लगा सकते हैं। तो ये वाली पर हाइट पर भी एक्सेलरेशन और इतनी डेप्थ पर भी एक्सेलरेशन सेम है, ये इसने बोला हुआ है, दोनों बराबर रख दिया। ये फॉर्मूला रट लेंगे हम यहाँ पर, तो उसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, और बेटे ये आ जाएगा RE माइनस डी अपॉन RE इक्वल टू RE माइनस 2D 2H अपॉन RE। ये इससे छम्मा छम्मा हो जाएगा, ये वाला छम्मा छम्मा हो जाएगा, और उससे फिर हम ये वाला भी काट देंगे, ये वाला भी उड़ा देंगे। तो बचेगा क्या भाई यहाँ पर? तो D इक्वल टू 2H बच जाएगा सोल्व कर लेने पर, है ना। जब ये कट जाएगा तो RE भी कट जाएगा। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि D इक्वल टू आ गया 2 इंटू H की वैल्यू 10, और ध्यान दें आपका H किलोमीटर में है, तो यानी कि दिस इज 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर आंसर, यस 20 किलोमीटर, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस ग्राफ में, इस क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है, तो उस ग्राफ में आपको यह है एक 1 मैग्निफिकेशन, यानी कि 1/m के बीच में ग्राफ दिया, जो कि y एक्सिस पर ले लिया है, और बेटे x एक्सिस पर हमने जो है क्या लिया हुआ है? x एक्सिस पर हमने u लिया हुआ है, u। तो इनके बीच में ग्राफ दिया हुआ है। तो आपसे बोला है कि इस ग्राफ को देख के उस लेंस की फोकल लेंथ बतानी है जिसमें ये सब डेटा आपको दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ बताने के लिए भाई हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है फोकल लेंथ का? ध्यान दें, क्या हमारे पास इसमें फॉर्मूला ये होता है कि हमारे पास इसमें लिख सकते हैं 1/u प्लस लेंस है तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये होता है। तो हमें क्या चाहिए? 1/m चाहिए y एक्सिस पर। तो ध्यान दें m इक्वल टू क्या होता है? क्या m इक्वल टू होता है v/u, v/u होता है। तो एक काम करें, ये v है, और हम इसमें से क्या करो, पूरे इक्वेशन में u से मल्टीप्लाई कर लो। u से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो u/v माइनस 1 इक्वल टू u/f। तो ये उसको उल्टा कर लेंगे, ये अपना क्या आ जाएगा? इसको लिख लेंगे हम कितना, u/v लिखो अभी तो ये आ जाएगा 1 प्लस u/f। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको ध्यान दे कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये 1/m हो जाएगा, ये 1/m हो जाएगा। इसको मैं अगर लिखूं तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज रिटन एज 1/m, और ये आ गया 1 प्लस u/f। तो अब मुझे चाहिए y में और x में ग्राफ। ध्यान दे, y और x में ग्राफ। तो y एक्सिस पर कौन है? यही तो है y एक्सिस पर। क्या ये y है और क्या ये x है? तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/m वाले को u 1/f इंटू u प्लस 1। ध्यान दे, इसको मैंने y मान लिया, और क्या इसको मैंने x मान लिया। तो यानी कि मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, तो इस ग्राफ में जो स्लोप आएगा उस स्लोप का उल्टा ही फोकल लेंथ है। तो ये क्या है? स्लोप का उल्टा। इसकी फोकल लेंथ वाई एक्स ग्राफ का जो स्लोप आएगा उस स्लोप का उल्टा कर दो तो फोकल लेंथ आ जाएगी। तो फोकल लेंथ क्या हो गई? एक तरह से फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/स्लोप ऑफ ग्राफ। तो इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा उसका उल्टा कर दो। तो ग्राफ का स्लोप कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से निकाल लेते हैं। बेटे ये कितनी वैल्यू आ गई? 200 और ये 250, तो कितना डिफरेंस है? 50। क्या ये 50 है? यस। और ये 0.1 और 0.2, क्या ये 0.2 है? यस, ये 0.2 आ गया। और ये बेटे ग्राफ, इसका स्लोप कितना है? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 50/0.2, 50/0.2 यहाँ लिख देंगे इसको। ये लो 1/50/0.2, तो 0.2 ऊपर चला जाएगा। लो जी, यानी कि फोकल लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास? फोकल लेंथ आ जाएगी 0.2 डिवाइड बाय 50। और जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो उसको डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा कितना? 0.005
0.004 मीटर, 0.004 मीटर इज द ऑप्शन बी। तो इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि भाई इसका जो स्लोप आएगा ग्राफ का उसका उल्टा ही फोकल लेंथ है, वो हमने इस फॉर्मूले से यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन आ गया बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि भाई सर्कस में एक परफॉर्मर क्या करता है, एक एप्पल फेंकता है किसी हूप में। यहाँ से एक एप्पल फेंकता है 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये हूप है। लेकिन जिस समय ये 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकता है उस समय उसकी डायरेक्शन बिल्कुल हूप की तरफ है, जो कि 45 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसकी दूरी 25 मीटर है। यहाँ तक ये 25 मीटर दे रखी है ना, ये वाली हाइट, ये डिस्टेंस 25 मीटर है। तो ये 25 मीटर दूरी पर है, 45 मीटर की हाइट पर है। तो यहाँ से हम ये एंगल निकाल सकते हैं tan थीटा बराबर 45/25 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस समय इसको यहाँ से फेंका गया उसी समय इसको ड्रॉप भी किया। तो आपसे पूछा यह है कि कितनी ऊंचाई पर ये इसके अंदर से क्रॉस हो जाएगा हूप से, यानी कि मुझे ये हाइट चाहिए y। तो अगर ये वाली हाइट अगर मैं निकाल पाऊँ तो उसमें से 45 में से x घटा दूंगा तो y निकल जाएगा। इसका मतलब मुझे y निकालना, तो y निकालने के लिए मुझे x निकालना पड़ेगा। और x निकालने के लिए ध्यान रखें कि जितने समय में ये यहाँ से यहाँ गया उतने समय में ये यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि जो समय इसका लगा यहाँ से यहाँ तक आने में उतने ही समय में ये यहाँ भी पहुँच चुका होगा, ठीक है। तो ये दोनों का समय तो सेम होगा और इस समय को निकाल सकते हैं हम यहाँ से इस वाली में, क्योंकि हमें एंगल भी पता है, ये वेलोसिटी पता है, ये वाली डिस्टेंस भी पता है 20, ये वाली हमारी। जिसका डायग्राम को मैं दोबारा से यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ कि भाई 25 पर ये पार्टिकल है, ये हूप है, ये हूप है और ये एप्पल है। इसको 24 की स्पीड से फेंका, जब फेंका था तो उसकी डायरेक्शन किधर थी, इसकी तरफ थी, लेकिन चलते चलते यहाँ पर आ गया, हूप नीचे आ गया। तो इसमें जो टाइम लगा वो तो सेम ही होना, तभी इसके अंदर से क्रॉस कर पाएगा। तो उसको टाइम सेम लगेगा तभी क्रॉस कर पाएगा, और टाइम अलग अलग होगा तो क्रॉस ही नहीं करेगा इसके अंदर से, है ना। तो ये y कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक ये निकालना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले ये x का जुगाड़ करूँगा और x को निकालने के लिए पहले टाइम का जुगाड़ करूँगा। इसका मतलब यानी कि पहले मेरे को ये एंगल का करना पड़ेगा सबसे पहले। तो tan थीटा बराबर क्या होगा बेटे, 45 डिवाइड बाय 25। तो 5 9 जा 5 5 जा tan थीटा आ गया। तो अगर मैं sin थीटा cos थीटा निकालना चाहूँ, लो ये sin थीटा cos थीटा, ये तो थीटा हो गया, ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया बेटे, ये 106 आ जाएगा, है ना। 81 + 25 दिस इज 106। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि sin थीटा या cos थीटा जिसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी उसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा की फॉर्म में। अगर लिखना तो क्या लिखूंगा बेटे, cos थीटा भी लिख सकता हूँ, दिस अपॉन दिस क्या मैं लिख सकता हूँ 5/√106। और क्या साइन थीटा को लिख सकता हूं, साइन थीटा को 9/√106, ये आ गया, ठीक। और cos थीटा भी, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को तो टाइम निकालना। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हमें यहां से यहां तक का ux कितना होगा, ये होगा v0 cos थीटा। तो v0 cos थीटा इंटू t बराबर 25, ये हम लिख सकते हैं v0 cos थीटा इंटू टी इक्वल टू 25, यानी कि मैं t निकाल सकता हूं यहां से 25 डिवाइड बाय v0 cos थीटा। यस, आप कह सकते हैं कि 25 डिवाइड बाय v0 की वैल्यू है हमारे पास 24 और cos थीटा की वैल्यू है यहां पर 5/√106। √106 ऊपर चला जाएगा, चलिए जी, √106 इतना समय में ये यहाँ पहुंचा। तो क्या इतने समय में ये x भी आ चुका होगा, और इस x को निकालना है तो x इक्वल टू हाफ GT² लगा देंगे। इस x को निकालने के लिए x इक्वल टू हाफ GT², ये t निकाल सकते हैं, ठीक है। x इक्वल टू आ जाएगा बेटे हाफ g की वैल्यू कितनी 10 और t की वैल्यू कितनी आई थी अभी बेटे, आई थी 25 डिवाइड बाय 24 इंटू 5 इंटू √106 और इसका स्क्वायर, 5 से गया 5 आ गया। आप इसे सॉल्व कर लेंगे जो कि लगभग 23 मीटर आएगा। और मुझे क्या निकालना कि कितनी ऊंचाई पर वो उस समय होंगे जिस समय उसको क्रॉस कर रहा होगा एप्पल, यानी कि y निकालना था। तो y क्या हो जाएगा 45 माइनस x और 45 माइनस 23 दैट इज व्हाट 5 माइनस 3 2 दैट इज 22 मीटर, और 22 मीटर इज द
करेक्ट आंसर। इसका मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 22 मीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बेटा कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली, मास वगैरह सब दे रखा है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, इसमें आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन वाला सवाल है। तो अगर मैं बात करूं कि दो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिएगा एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, जिन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक। इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम, इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम, इनके बीच की डिस्टेंस आप ले सकते हैं। रेशियो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे दिया, मास दे दिया, चार्ज दे दिया, है ना, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है मान लो r है। तो इनके मास पता, तो इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो बताना है कि उनके बीच में कौन सा फोर्स किसके कंपेयर में कितना ज़्यादा या कम है। तो उसका रेशियो बेसिकली हमें बताना है ना। तो रेशियो में क्या होगा, एफ ई क्या होता है, क्या के Q1 Q2, तो Q तो दोनों का सेम ही है, और वो कितना है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू ई की पावर 2। ई की वैल्यू हमें दे रखी, ई की वैल्यू ये रही, है ना, अपॉन आर स्क्वायर। और क्या अपॉन में कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर रखना है, तो एक काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का रेशियो निकालना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ऊपर रखना है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को ऊपर रखते हैं। लो जी, इसको काम करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा बेटे जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी कि जी कितना 6.67 10 की पावर माइनस 11, m1 m2 आपको पता ही है कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। इसको डिवाइड किससे करा, एफ ई से। जब इसको एफ ई से डिवाइड कर देंगे तो बेटे क्या होगा, जा जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ई की वैल्यू पता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जिनको डिवाइड करेंगे इससे कट जाएगा और इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर आपको अप्रोक्सीमेटली ये मिलेगा 24 इंटू 10 की पावर माइनस 44। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंपेयर में बहुत वीक फोर्स होता है, जो कि माइनस 44 में आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ है कि बिल्कुल सेम आइडेंटिकल दो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये H ऊंचाई पर रखा हुआ है और ये ग्राउंड पर रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि जब ये इसको भी चला दिया, इसको भी चला दिया और इसको भी चला दिया, जब ये यहाँ से यहाँ पर है, जब ये यहाँ है और जब ये यहाँ है, और उसी जब ये यहाँ है, ये यहाँ, और उसी टाइम ये यहाँ से ये ड्रॉप किया। जिस समय ये यहाँ है और जिस समय ये यहाँ है, उस समय ही इसको ड्रॉप किया, तो इनके टाइम कितने कितने लगेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें कि जब ये यहाँ पर आएगा, ध्यान दें इसकी जो यहाँ पर आने की जो वेलोसिटी होगी VA, जो भी यहाँ पर आएगी, और ये वाला भी यहाँ से पार्टिकल VA, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी जो VA है वो क्या y डायरेक्शन में UY, इसकी तो वेलोसिटी 0 है, और क्या इसकी भी, इसको तो हाइट की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है। जब इसको ड्रॉप किया, क्या इसकी भी UY 0 है, C की और A की भी y डायरेक्शन की वेलोसिटी तो 0 है। इसका मतलब इसके पास ये जो यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो ये ऐसे आकर के x तक आया, ये ऐसे आकर के x तक आया, ये ऐसे आकर के x तक आया। क्या इसका x और इसका h और इसका h सेम है? यस। तो हमें बताना है कि A का, B का और C का टाइम। ध्यान दे, क्या मैं अगर इसके टाइम की बात करूंगा, क्या T का टाइम आप लिखेंगे 2h/g लिखेंगे, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है। क्या A के लिए अगर आप लिखेंगे तो A के लिए भी आप क्या लिखेंगे TA, और TA क्या लिखोगे, TA को आप लिख देंगे कितना, √2h/g, क्योंकि इसकी भी वर्टिकल वेलोसिटी 0। इसका मतलब A और C के टाइम तो सेम आ गए। अब बात करते हैं कि जब ये यहाँ पर आएगा B, तो B को कितना टाइम लगेगा। ध्यान दे, जो यहाँ से इसको ड्रॉप किया, तो जो वेलोसिटी B की होगी
तो ये वेलोसिटी ए की है, तो क्या यही वेलोसिटी बी की भी होगी, यानी कि यहाँ पे जो वी ए की वेलोसिटी है और वही वेलोसिटी बी की भी होगी, है ना। तो इसका मतलब जब यहाँ से ये यहाँ पर आएगा और दोनों की एक्स भी सेम है, दोनों का एक्स भी सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय भी कितना लगेगा, जितना टी ए को लगा क्या उतना ही टी बी को लगेगा, है ना। भाई अगर टी बी में निकालना चाहूँ तो टी बी को क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स अपॉन वी ए, है ना। और क्या टी ए को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, सॉरी एक्स अपॉन वी टी वी बी, और इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन वी ए। और चूंकि वी ए इक्वल टू वी बी, तो हम कह सकते हैं टी ए इक्वल टू टी बी, दोनों का टाइम भी सेम होगा। इसका मतलब इनके तीनों के टाइम सेम होंगे, टी ए टी बी टी सी इक्वल होगा, टी ए टी बी, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू टी बी बेसिकली, ये इसको बी कर लीजिएगा, टी ए टी बी और टी सी तीनों इक्वल आएंगे, है ना, क्योंकि बाकी में तो अनइक्वलिटी का साइन लग रहा है, इक्वल इनमें लग रहा, तो उसको बी कर लो, इसको ए इसको सी। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि लेंस है, इस लेंस की एक्सिस ये है, इसके नीचे W और B इस कलर के दो बल्ब हैं और इसके ऊपर रेड और ग्रीन बल्ब है, ठीक। तो हमें बताना है कि इस स्क्रीन पर हमें जो इमेज दिखाई देगी वो कौन सी दिखाई देगी। हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं वो भी आप देख सकते हैं एक बार। चारों ऑप्शन ये वाले दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन ये वाले दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटे कि हमारे पास इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो व्हाइट और ब्लू वाला जो बल्ब है वो इस लेंस के नीचे हैं और ये वाले जो रेड और ग्रीन वाले बल्ब हैं उस लेंस के ऊपर हैं। तो हमें इनकी इमेज बतानी है और ये दोनों स्क्रीन है। तो जो बेटे स्क्रीन है तो स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई देती है क्या हमें पता है कि वो रियल दिखाई देती है ना। और रियल इमेज क्या होती है लेंस में, इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब इमेज उल्टी दिखाई देगी। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर लेंस है, यहाँ पर ये लेंस रखा हुआ है, ठीक। तो जैसी बात है अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज तो इधर उल्टी दिखाई देगी स्क्रीन पर। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा कर दूं मैं तो इधर दिखाई देगी स्क्रीन पर उल्टी इमेज। तो अगर मैं ऐसे कर दूं ऑब्जेक्ट को तो इधर दिखाई देगी स्क्रीन पर उल्टी इमेज। ऐसे करा तो ऐसे उल्टी, ऐसे कर दूं तो ऐसे उल्टी इमेज दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इधर वाली इमेज होगी वो इधर दिखाई देगी और जो ऊपर वाली इमेज है वो नीचे दिखाई देगी। इसका मतलब ये लेफ्ट और राइट भी बदलेंगे और कितना, ऊपर वाला नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला ऊपर भी दिखाई देगा। यानी कि सीधा सा मतलब ये हुआ कि भाई मेरे को पता है कि जब मेरे पास ये कोई लेंस होता है, इस लेंस में अगर मुझे रियल इमेज देखनी है तो ये कोई स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर रियल इमेज आपकी ऐसे दिखाई देगी, ठीक। और अगर ये पेज के बाहर की तरफ है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ है ये, तो उसका मतलब ये पेज के अंदर की तरफ दिखाई देगा ऐसे, है ना, इनवर्ड। अगर ये आउटवर्ड ले लूँ मैं इमेज तो ये इनवर्ड दिखाई देगी। यानी कि लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट और अप वाला डाउन एंड डाउन वाला अप। क्योंकि रियल इमेज दिखनी जरूरी इसलिए है क्योंकि स्क्रीन कैसी है, अपने को स्क्रीन दे रखी है, स्क्रीन पर हमेशा रियल इमेज दिखाई देती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई इसकी बी की इमेज यहां पर दिखाई देगी, डब्ल्यू की इमेज भी इसके नीचे दिखाई देगी। और जो पास में है, ध्यान दे, जो वाले पास में थोड़े दूर दिखाई देंगे और जो दूर वाले हो थोड़े पास दिखाई देंगे। इस बात का भी ध्यान रखें। अब ऑप्शन पे बात करते हैं, है ना। ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन में तो ध्यान दें कि जो मैंने आपको बताया जो आपके दूर वाले थे, तो ये जो दूर वाले हैं ये तो पास वाली पे दिखाई देंगे और जो पास वाले हैं वो दूर वाली पे दिखाई देंगे। ब्लू वाला कहाँ दिखाई देगा, ब्लू वाला नीचे दिखाई देगा, है ना। ब्लू वाला इधर दिखाई देगा और व्हाइट वाला ऊपर दिखाई देगा, उस तरफ दिखाई देगा। और चूंकि नीचे है तो ये ऊपर, यानी कि यहाँ पर मुझे व्हाइट दिखेगा, यहाँ पर मुझे ब्लू दिखेगा। और ये ग्रीन वाला नीचे दिखेगा लेकिन उस तरफ है तो इधर दिखाई देगा। तो ग्रीन वाला यहाँ पर दिखाई देगा और रेड वाला यहाँ पर दिखाई देगा। और क्योंकि दूर है तो पास में दिखाई देंगे, इसलिए पास वाली स्क्रीन पे दिखाई देंगे। और इस तरह का ऑप्शन अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो कौन सा बैठ रहा है, इस तरह का ऑप्शन बैठ रहा है बेटे ए ऑप्शन, है ना। तो इसमें लेंस के इमेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है जिसमें हमें सिलिंडरिकल एक शैम्पू की बोतल है और इसमें हमें शैम्पू भरना है। अभी शैम्पू खाली है, तो शैम्पू खाली होने पर इसमें इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल आधे पर होगा। तो हमें करना क्या है कि जैसे जैसे हम इसको टिल्ट करेंगे तो एंगल थीटा और शैम्पू भरने के साथ साथ, तो शैम्पू जब पूरा भरा होगा तो एफ की वैल्यू 1 है और जब शैम्पू
खाली है तो एफ की वैल्यू 0 है। तो एफ क्या हो गया, एक तरह से एच और एच का रेशियो हो गया एक तरह से। तो ये जो फ्रिक्शन एफ है और थीटा के बीच में ग्राफ बनाना है, एफ वर्सेस थीटा के बीच में ग्राफ की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें हमें यह पता होना चाहिए कि भाई जब हम इसमें इसको टिल्ट कर रहे हैं और उसमें शैम्पू भर रहे हैं, तो शैम्पू भरने पर ये वो एंगल है थीटा, ये वो एंगल है थीटा जितने पर ये गिर जाएगा, यानी क्रिटिकल एंगल दे दिया। अब सोचो जब हम इसमें इसकी बात करते हैं अगर कि भाई सेंटर ऑफ मास कहां होगा इसका, अगर मैंने इसको h ले लिया, क्या सेंटर ऑफ मास h/2 पर होगा जब ये एम्प्टी है, खाली है। अब शैम्पू भरना शुरू किया, तो जब शैम्पू भरना शुरू किया तो क्या शैम्पू भरने पर सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आएगा? यस। तो सेंटर ऑफ मास, मान लिया मैंने शैम्पू ये भर दिया, तो क्या सेंटर ऑफ मास इस लेवल की बजाय यहां आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये भारी हो गया, भारी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और भरते चले जाएंगे, जब और भर देंगे, मान लो आधे तक भी भर दिया तो भी नीचे रहेगा, और जब ऊपर भरेंगे तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होना शुरू होगा। तो जब मैं कहूंगा कि मैंने इसको पूरा भर दिया, मान लीजिए मैंने फुल भर दिया, तो फुल भरने पर सेंटर ऑफ मास फिर यहीं आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास फिर यहीं आ जाएगा। अगर मैंने इसको पूरा भर दिया तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली नीचे से ऊपर तक जा रहा है। जब सेंटर ऑफ मास नीचे से ऊपर तक जा रहा है, सेंटर ऑफ मास नीचे जाने पर इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो घटता चला जाएगा, जिससे कि एंगल बढ़ जाएगा, जिससे कि एंगल बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि सेंटर ऑफ मास वापस ऊपर चला गया, इसका मतलब टॉर्क फिर बढ़ेगा, फिर एंगल घट जाएगा, है ना। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें इसमें ग्राफ बनाने हैं, तो ये ग्राफ दे रखे 4, तो एफ ये हो गया हमारा, ठीक। तो एक ही हो गया, यानी कि इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो पहले जो होगा एंगल घट के बढ़ रहा होगा या बढ़ के घट रहा होगा, यानी कि जो मोनोटोनिकली एक साथ घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो ये ग्राफ तो कट हो गए क्योंकि तो घट रहा है और ये बढ़ रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा हमारे ग्राफ में कि सेंटर ऑफ मास पहले नीचे गया फिर ऊपर गया, उस हिसाब से पहले टॉर्क घट रहा है फिर टॉर्क बढ़ेगा, इसका मतलब एंगल पहले बढ़ेगा फिर एंगल घट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ऐसा केस कौन सा आ जाएगा जिसमें एंगल पहले बढ़ रहा है फिर एंगल उतना ही आ जाएगा, क्योंकि फिर एफ की वैल्यू वो आ जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फिर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिएगा हमारे पास ये है, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां पर होगा खाली के लिए। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई यहां पर इसका ये जो एंगल है, मान लीजिएगा ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ठीक। तो सोचो जब सेंटर ऑफ मास आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, जब सेंटर ऑफ मास मान लो मैंने इसमें लिक्विड भर दिया, लिक्विड भर दिया तो कहीं सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आ गया, मान लीजिएगा पूरा नहीं भरा, हाफ फील्ड है, या ले लो ये ले लो, हाफ फील्ड ले लिया, मान लीजिएगा हाफ फील्ड ले लिया, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आ गया। तो ये जो अल्फा है और ये मान लीजिएगा बीटा है, तो क्या ये एंगल बढ़ गया? तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा तो बढ़ जाएगा सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी, अगर इसका टॉर्क ले रहे तो एंगल बढ़ गया ये, ठीक। अगर ये एंगल बढ़ गया है, अगर ये एंगल बढ़ चुका है, तो क्या जब ये ऊपर बढ़ जाएगा और बढ़ेगा तो क्या फिर से ये एंगल घटना शुरू होगा? क्योंकि वापस फिर अगर पूरा भर दूं मैं इसको तो वापस फिर मुझे अल्फा मिल जाएगा। यानी कि एंगल क्या हो रहा है, जैसे जैसे इसको बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ये एंगल ही बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल आपका एक वैल्यू से बढ़ करके फिर उतना ही हो जाएगा, फिर उतना ही हो जाएगा। और ऐसा ग्राफ हमारा सिर्फ ये है कि एंगल बढ़ा फिर वापस उतना ही एंगल पर आ गया, है ना। जब एफ की वैल्यू 1 होगी तो उसी एंगल पर आ चुका है, क्लियर। तो इसलिए इसमें ऑप्शन बन जाएगा डी। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये दो सर्किट हैं, इन दो सर्किटों में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि 200 ओम का रेजिस्टेंस पहले यहां है फिर यहां कर दिया। अगर इस 200 ओम के रेजिस्टेंस को यहां से यहां कर दिया तो इसने बोला कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, सपोज दिस वोल्टेज इज ए, वी ए, और ये वोल्टेज सपोज इज वी बी, तो वी ए और वी बी इक्वल रह जाते हैं अगर हम 200 ओम को इधर से इधर शिफ्ट कर भी रहे हैं। इसका मतलब मुझे ये दे दिया कि वी ए इक्वल टू वी बी। अगर ऐसा है, इफ ऐसा है, देन फाइंड क्या, आर निकालना है, ये आर की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, आर निकल जाएगा। लॉजिक तो ये है। अब आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर हम बहुत ध्यान से देखूं तो क्या ये दोनों पैरेलल में है? यस, क्या ये दोनों पैरेलल में है, और उसको बोलेंगे कितना, 300 आर अपॉन 300 प्लस आर। और क्या इसके साथ सीरीज में आ गया ये दोनों 300। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को इसका सीरीज में आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ वोल्टेज निकालना है, अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज निकालना है ये, तो क्या वोल्टेज डिवाइडर लगा सकता हूँ? यस, वोल्टेज डिवाइडर लगा दो। तो क्या वी ए इक्वल टू टोटल वोल्टेज 10 इंटू कौन सा रेजिस्टेंस, ये वाला 300 आर अपॉन
300 प्लस आर अपॉन दिस प्लस दिस, यानी कि 300 आर अपॉन 300 प्लस आर, और ये प्लस कर देंगे कितना 300 यहाँ पे। तो ये हमारे पास VA आ गया है। अब इस VA को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, ताकि उसको फिर बाद में VB के बराबर रखेंगे। तो देखो कितना आ सकता है भाई, ये आ गया हमारे पास 3000 बटे आर, और ये आ जाएगा 3000 आर, और इसमें कर लेंगे तो 300 आर प्लस 9000 है ना, 2 2 4 जीरो आ जाएंगी, प्लस 300 आर प्लस 300 आर, यानी कि ये कट जाएगा नीचे से इसका जब एलसीएम ले लेंगे। तो VA आ गया हमारे पास 3000 आर अपॉन 300 और 300 कितने 600 आर प्लस 9000 90,000, क्योंकि 3 आ गया 90,000, यानी कि 4 जीरो है ना। तो ये VA आ गया। अब हमें चाहिए VB। तो VB कैसे निकालें भाई, ये तो दोनों सीरीज में, ये इसके साथ पैरेलल में। और पहले क्या करो आप, इसका मतलब पहले पूरे का R इक्विवेलेंट निकाले, करंट निकाल लो। अगर मैं यहाँ पे करंट निकाल पाऊं तो ये करंट इसमें और इसमें रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगी, तो वो करंट डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे करंट मिल जाएगी, तो I इंटू आर करके VB निकल जाएगा। VB क्या होगा, मान लीजिएगा यहाँ से करंट गई I, इसमें करंट गई IB, और इसमें करंट गई I1। ठीक, तो IB VB बराबर क्या हो जाएगा, IB इंटू आर हो जाएगा। तो मेन काम है कि पहले ये IB निकालो। IB कैसे निकलेगी भाई, जब मैं पूरी करंट निकाल चुका हूंगा तो उसको करंट डिवाइडर रूल से लगा देंगे, है ना, उसको करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे। और करंट डिवाइडर क्या होता है भाई, करंट डिवाइडर होता है, अगर मुझे IB चाहिए, अगर मुझे IB चाहिए तो IB की वैल्यू हो जाएगी I टोटल करंट इंटू ये वाला रेजिस्टेंस जो यहां पर होगा, और 300 वाला अपॉन 200 प्लस आर, 300 प्लस 200 प्लस आर, यानी कि आप कह सकते हैं कि IB जो मेरे पास निकलेगा वो निकलेगा 300I अपॉन 500 प्लस आर। तो अब अगर ये I निकल जाए तो IB निकल जाएगा, और IB निकल जाएगा तो VB निकल जाएगा, और दोनों को बराबर करना फिर। अच्छा, अब ये I कैसे निकलेगा भाई, I तो क्या होगा 10 बटे टोटल रेजिस्टेंस, 10 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट निकालो। क्या 200 R और 300 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 200 प्लस R और 300 का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 10 को उससे डिवाइड कर देंगे तो I निकल जाएगा, और फिर I निकल जाएगा तो I की वैल्यू को वहां रख देंगे, I भी निकल जाएगा। करते हैं उसको सोल्व आगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट, क्या R इक्विवेलेंट के लिए आप देखो तो 200 प्लस R इज पैरेलल विद 300 अपॉन 200 प्लस R प्लस 300, और ये सीरीज में आएगा किसके 300 पे, ये आ गया। ठीक, तो मेरे पास I इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो हम R इक्विवेलेंट अगर निकाले तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। अब R इक्विवेलेंट अगर निकल जाएगा तो हम फिर I निकाल सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पर कितना बैठेगा बेटे, ये बैठेगा R 500 प्लस R, और यहाँ पर आएगा 6000 मल्टीप्लाई करा एक और 0 और प्लस 300 R प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो इसके साथ ही आ जाएगा 5 इंटू दिस, दैट इज 5000 प्लस 100 R और अच्छे से लिखूं अगर तो आएगा बेटे 500 प्लस R 6 5 11 000 प्लस 400 R 300 400 R आ गया। इसको यहां रख दो, इसको यहां रखो,
10 अपॉन दिस, तो यह आएगा कितना 500 प्लस आर अपॉन 11000 प्लस 400 आर। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन आर इक्विवेलेंट, जो कि हो जाएगा 10 अपॉन आर इक्विवेलेंट में 500 प्लस आर ऊपर चला जाएगा, जिससे कि हमारे पास आई आ गया। अब मुझे चाहिए आई बी। अब बहुत ध्यान दे, आई बी क्या था, आई बी था 300 आई अपॉन 500 प्लस आर, ये था। अगर नहीं आ रहा देखो यहाँ पे था ये आई बी 300 आई अपॉन 500 प्लस आर। अब मुझे चाहिए यहाँ से आई की वैल्यू पुट करनी, तो 3000 हो जाएगा इंटू 10 करने के बाद, और ये बेटे 500 प्लस आर और डिवाइड में ये और ये आएगा, यानी कि 500 प्लस आर इंटू प्लस 400 आर, इससे कट जाएगा, जिससे आई बी आ गया। और आई बी आने के बाद हमारे पास वी बी आ जाएगा, जो कि आई बी इंटू आर होगा। तो आई बी कितना आ गया 3000 आर अपॉन प्लस 400 आर इक्वल टू किसके, वी ए के, इक्वल टू वी ए। और वी ए कितना था भाई, वी ए था 3000 आर अपॉन कितना, ध्यान दे, वी ए था ये 600 आर प्लस 90000, लो जी 600 आर प्लस 90000, इससे ये उड़ जाएगा, नीचे बचेगा ये। अब बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ से आप क्या करो, 400 आर को उधर ले जाएंगे तो बचेगा 200 आर बराबर, और इसमें से जब 90 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 20000। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो ये 2 जीरो तो कट गई, और 2 से कटेगा तो ये बचेगा कितना 100, यानी कि R इक्वल टू आ गया 100 ओम। 100 ओम करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए था हमारा यहाँ पर 100 ओम, तो ये सही ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक लाइट रे बीम आई और एक स्क्वायर की 4 सरफेस है जिनमें लाइट टकराती है, और तीनों से टकरानी जरूरी है। तीनों से टकरा करके बाहर किस एंगल पर निकलेगी ये पूछा हुआ है। इस पे भी टकरानी जरूरी है, इस पे भी टकरानी जरूरी है। तो बोला कि द बीम विल कम आउट ऑफ द एनक्लोजर फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा आई, क्या हर एक किसी भी थीटा के लिए बाहर आएगी, है ना। तो ये तो चेक करके पता लगेगा, हालांकि प्रैक्टिकली भी दिख रहा है कि हर एक एंगल के लिए तो बाहर आना पॉसिबल है नहीं, तो वैसे ही उड़ जाएगा। द बीम विल कम आउट फॉर मोर देन 2 वैल्यू ऑफ थीटा आई, ये चेक करना पड़ेगा। क्या 45 पर आएगी, 45 पर तो आप ओरली भी चेक कर सकते हो कि 45 आ पाएगी, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 45 वाला ऑप्शन हो सकता है। फिर है कि बीम विल कम आउट फॉर एग्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ थीटा आई, तो ये चेक करने से पता लगेगा। अगर हम ओरली सोचे कि भाई 45 पे तो आएगी, तो उसका ऑप्शन बन गया सी, ऑप्शन बन गया सी। लेकिन अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात करें, तो हम क्या कर सकते हैं कि भी मान लो कि लाइट रे हमारे पास आ गई ऐसे, किसी एंगल थीटा पर ले ली, ये आ गई, है ना। इस एंगल थीटा पर हमने इसको लिया, और ये एंगल थीटा हुआ, तो हमारे पास कितना आएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा, सबकी साइड मान लीजिएगा एल है, पूरी एल है, ये भी एल है। ठीक, अब हमें चेक करना है कि थीटा कितना आएगा। तो ध्यान दे कि मान लो ये मेरे पास कितनी है, x है, तो क्या ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी l माइनस एक्स आ जाएगी। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये वाली वैल्यू यहाँ तक, क्या ये वैल्यू आएगी x कोट थीटा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आएगा tan थीटा इक्वल टू x बाई दिस। तो अगर ये निकालनी तो उल्टा कर देंगे, यानी कि आ जाएगी x कोट थीटा, ये आ जाएगी x कोट थीटा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं यहां से बात करूं इसके, तो यहां से टकराएगी ये, ऐसे टकरा गई, तो ऐसे टकराएगी, तो बेटे थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये कितनी आ गई l माइनस, ये आ गई बेटे l माइनस एक्स कोट थीटा, ये मान l माइनस एक्स कोट थीटा। अच्छा, ये थीटा है, तो ये कितनी आ जाएगी, ये वाली, ये आ जाएगी, थीटा दे रखा, ये साइड पता, तो आ जाएगी l माइनस एक्स
कोट थीटा इंटू टेन थीटा, क्योंकि ये साइड पता है, एंगल पता है, तो इंटू टेन थीटा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये पता लग गई, ये एल है तो ये कितनी आएगी भाई, ये आएगी एल माइनस दिस, इसको कोट टेन थीटा को अंडर ले लेता हूँ, तो एल टेन थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कोट थीटा करूंगा तो कट जाएगा, तो एक्स बचेगा, तो एक्स बच गया। ठीक, तो ये लेंथ आ जाएगी इतनी। अब ध्यान दे, ये यहाँ से जाएगी, यहाँ से ध्यान दे, ये थीटा, ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ठीक है, और ये भी थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, ये 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये थीटा आ जाएगा, और ये थीटा है, ये सामने की साइड है, तो ये लेंथ कितनी आएगी भाई, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, इसमें इसके सामने जो रखी तो कोट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगी एल माइनस एल टेन थीटा माइनस एक्स इंटू कोट थीटा, कोट थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितने आ जाएगी, ये वाली लेंथ, क्या इसको मैं लिख सकता हूं एल माइनस ऑफ दिस, कोट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एल कोट थीटा, एल कोट थीटा इक्वल टू एल कोट थीटा माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बचेगा, और माइनस का एक्स कोट थीटा, यानी कि ये बची कितनी, एल माइनस एल 12 हो गई, 12 माइनस एल कोट थीटा माइनस से ये प्लस हो जाएगा एक्स कोट थीटा, ये लेंथ आ गई। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर ये यहां से निकल रही है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, मुझे ये साइड पता है, अगर ये निकालनी तो क्या इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इतनी लंबाई, ये वाली, ये वाली, ये वाली में इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी हेल्प से निकल जाएगी, और ये L माइनस एक्स है, ध्यान दो ये L माइनस एक्स है, ये L माइनस एक्स इसकी हेल्प से भी तो निकाल सकते हैं, और दोनों को इक्वेट कर दो। मान लो मैंने क्या करा, मैंने कर दिया, मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू दिस कर दिया, लो जी 2L माइनस L कोट थीटा प्लस एक्स कोट थीटा इंटू टेन थीटा, क्या इक्वल टू एल माइनस एक्स होना चाहिए, यस होना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2L टेन थीटा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के एल आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के एक्स आ जाएगा, प्लस के एक्स आ जाएगा, इक्वल टू एल माइनस एक्स, इक्वल टू एल माइनस एक्स आ गया। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस माइनस आ गया था, ठीक है, और इसमें l माइनस 10 यहाँ पे था, ये ब्रैकेट में था एक्चुअल में, यहाँ पे माइनस किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा पहले से ही, तो ये यहाँ पर अब ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं, है ना, इसको माइनस कर लेते हैं, लो जी इसको माइनस कर दिया, और ये माइनस, इसको माइनस किया तो ये अपना यहाँ पे माइनस है, इसको यहाँ पे माइनस कर दो, और अपना जो है आंसर आ गया। देखो ये माइनस, ये माइनस, इस x से x कट गया, तो ध्यान दे l और l 12 आ जाएगा, तो 2l tan थीटा बराबर l उधर चला जाएगा तो 2l आ जाएगा, 2l से 2l कट गया, और tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, यानी कि एग्जैक्टली 45 डिग्री पर आएगा, तो ऑप्शन ये सी, ये इसका प्रॉपर मेथड हो गया कि किस तरीके से हमने वेरीफाई किया कि थीटा 45 पर आएगा, तो आंसर आएगा सी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन में बेटे आपको दिया हुआ है कि कंडक्टिंग शीट है, ये भी कंडक्टिंग शीट है, और इसमें एक चार्ज रखा प्लस क्यू डी दूरी पर है। तो इसको करने का एक स्मार्ट और मेथड है जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है कि जिस तरीके से आपको पता है ऑप्टिक्स में, क्या हम जानते हैं ऑप्टिक्स में कोई ऑब्जेक्ट अगर 90 डिग्री पे दो प्लेन मिरर के बीच में रखा है तो क्या उसकी एक इमेज यहाँ बनती है, एक इमेज यहाँ बनती है, और दो इमेज यहाँ कोइंसाइड करती है, इसका मतलब ये एक और एक ये और एक ये, तो ये इमेजेस इसकी बनती थी। तो इसको यहाँ पर हम इमेज मेथड से करेंगे, इसको क्यों करेंगे वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इसका शॉर्ट तरीका है। तो जैसे मान लीजिएगा ये पूरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये डी दूरी पर बनता है, तो ये भी डी दूरी पर ही रखती है इसकी इमेज,
तो ठीक वैसे ही इस प्लस क्यू की एक इमेज यहाँ पर बनाएंगे और इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू यहाँ पर आएगा और माइनस क्यू यहाँ पर आएगा, है ना, और यहाँ पर इसका इसके पीछे की तरफ ये यहाँ पर प्लस क्यू आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इससे बिल्कुल सेम इफेक्ट आएगा जो कि यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि तो ग्राउंड है, इस वाली से यहाँ पर इसका मिरर इमेज इसकी उल्टी बनेगी, है ना, इसकी उल्टी इमेज बन जाएगी यहाँ पर, क्योंकि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसा कर क्यों रहे, ऐसा करने की लॉजिक क्यों सोचा हमने, ऐसा इसलिए सोचा कि भाई देखो हमें पता है कि ये दो कंडक्टिंग शीट है, पहले ध्यान रखो सिंगल नहीं है, तो यहाँ पे आपको पता है कि प्लस का चार्ज है क्यू, हमें पता है कि इससे चार्ज लाइनें जो निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कंडक्टर पर परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ से निकली तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पर मिलेंगी जाकर के, जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर यहाँ से ऐसे मिल रही होंगी, ऐसा मान सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आकर के मिल रही होंगी, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं इतनी दूरी पर ही, सेम दूरी पर। तो अगर ये डी पर था तो ये भी डी पर, तो कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इसमें लगा सकते हो। और ऐसा कब होता है, प्लेन मिरर के अंदर इमेज में होता है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे ये मिरर है, अगर ये मिरर है तो इस माइनस की इमेज यहाँ पर बन जाएगी, इतने ही नीचे ये डी है तो यहाँ बन जाएगी प्लस क्यू, यहाँ बन जाएगी प्लस क्यू, और ये वाली जो अर्थ, ये वाली अर्थ है तो इसका एक यहाँ पर बन जाएगी माइनस क्यू। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें। तो मेरे बताने का पर्पज ये है कि इसमें हमें इमेज मेथड लगा के करना पड़ेगा। अगर इमेज मेथड लगा लिया तो अब इन प्लेटों को तो भूल जाओ, इन प्लेटों को भूल जाओ। तो ये चार्ज बन गए 4 और इस पे चार्ज फोर्स निकालना है। तो इस माइनस क्यू की वजह से फोर्स लगेगा इधर, इस माइनस क्यू की वजह से फोर्स लगेगा इधर। क्या ये सेम होगा? यस। और क्या, और ये डी है, ये भी डी है, ये डी है, ये भी डी है। और बेटे ये कितनी डिस्टेंस होगी? क्या ये डी डी 2d, तो 2√2d हो जाएगी, 2d√2, है ना। अगर डी होती तो d√2, है ना, डी है तो d√2 तो डबल हो जाएगी। तो सारी डिस्टेंसेस पता लग गई, चार्ज पता लग गया। अच्छा, इसकी वजह से फोर्स लगेगा इधर, इधर लगेगा। इसको मान लीजिएगा f डैश है, ये 45 होगा, 45 होगा। इसका मतलब इन दोनों के कंपोनेंट इधर इधर जुड़ जाएंगे और इसका एक कंपोनेंट अपना ऊपर आएगा और इसका कंपोनेंट इधर आएगा। तो हमारे लिए इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो, कंपोनेंट भी नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? क्या आएगा? f√2 और उधर f डैश, तो f नेट कितना आ जाएगा? f नेट आएगा इस पर, दैट इज f√2 माइनस f डैश। ये फॉर्मूला, ये फोर्स लगेगा, जिसमें f की वैल्यू क्या बोलेंगे आप? f की वैल्यू बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। f की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2। तो q1 q2 तो कितने हैं? q² हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस कितनी इनके बीच की, है ना, k q1 q2 बाई r², यानी कि 2d का स्क्वायर। इसके लिए और इसके लिए तो ये आ गया। अच्छा, f डैश कितना आएगा? f डैश आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटे q इंटू q² अपॉन 2d√2 का होल स्क्वायर। अब ये f और f डैश की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। जब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्व करने पर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, f और f डैश। इन दोनों वैल्यूज को जस्ट यहाँ पुट करेंगे, f की वैल्यू यहाँ, f डैश की वैल्यू यहाँ, और सोल्व कर लेने पर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। और ध्यान दे कि इसकी डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इधर है। इसकी दूरी ज्यादा है तो यानी कि ये फोर्स कम होगा, ये ज्यादा, ये फोर्स कम होगा और ये ज्यादा, क्योंकि इसकी जो ये जो f√2 ज्यादा होगा, f डैश कम होगा, क्योंकि f डैश को ज्यादा डिस्टेंस से डिवाइड किया हुआ, ये कम डिस्टेंस से डिवाइड किया हुआ। इसका मतलब ये फोर्स कम है, यानी कि f डैश इज लेस देन f, f डैश इज लेस देन f। और आप ये भी कह सकते हैं तो √2 से भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये फोर्स ज्यादा हुआ, इधर वाला वो वाला कम, तो नेट फोर्स डायरेक्शन इधर आ जाएगी, डायरेक्शन इधर आ जाएगी, क्योंकि उसने बोला टुवर्ड्स ओ की तरफ डायरेक्शन है ना भाई। देखो ये आंसर तो आपका यहाँ पर भी है और ये आंसर आपका यहाँ पर भी है। तो डायरेक्शन तो किससे डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा है इन दोनों में से? ज्यादा तो ये वाला हुआ, ये ज्यादा हुआ तो उसका मतलब इधर इसको खींच लेगा। तो ये एक स्मार्ट तरीका है जो आपको इस तरीके से याद भी रखना है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये कंटेनर है जिसमें कुछ कॉइन भरे हुए हैं, जो कि कितने सेंटीमीटर पे गया हुआ है? 3 सेंटीमीटर तक नीचे डूबा हुआ है, जिसका आपको दे रखा है कि टोटल हाइट 9 सेंटीमीटर है और 40 आइडेंटिकल कॉइन इनसाइड इट, 40 कॉइन इसके अंदर रखे हुए हैं और 3 सेंटीमीटर डूबा हुआ और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इस पर लगने वाला बाइंड फोर्स उसके वेट के बराबर होगा, पहली बात। फिर ये कह रहा है कि इफ
वी स्टार्ट पुटिंग मोर सच कॉइन और स्लिप, अगर ऐसे और रखते हैं इसके ऊपर, तो उस केस में एन कितने रखे जाएं जिससे कि इक्विलिब्रियम चेंजेस फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, है ना, यानी कि तब भी इक्विलिब्रियम में है, वो भले अनस्टेबल है, तो तब फिर से दोबारा से लगा देंगे वही वेट इक्वल टू बैंड फोर्स, दो इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो उसमें वेट इक्वल टू बैंड फोर्स में हमें एन निकालना है। अच्छा क्लियर है, इक्विलिब्रियम इज इन फ्लोटिंग स्टेबल इफ the geometric center of submerged portion is above the center of mass of the object, the value of n closest, तो इनके सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, जो जितना पोर्शन डूबा होगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अगर हम पहले की बात करें, तीन चीजें चाहिए इसमें। एक तो सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई इनिशियली ये 3 सेंटीमीटर है, शुरू में ये 3 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसमें वही लिख लेंगे एफ बी इक्वल टू वेट एम जी, और एफ बी कितना होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, एफ बी कितना होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसने बोला है ना, वाटर बराबर डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द वाटर, मान लो इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, मान लो इसका एरिया ए है, तो ए इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड, ए इंटू 3 इंटू जी, और एम जी का मतलब कितने, बेटे ये मासलेस है, कंटेनर मासलेस है, तो केवल कॉइन का मास आएगा, दैट इज 40 इंटू 40, एक का मास m ले लो इंटू जी, ठीक है। जैसे m क्या है, मास ऑफ 1 कॉइन, तो ये इतना आ जाएगा, इसमें g से g तो उड़ रहा है, तो उड़ ही रहा है, ठीक। चलो इसको अपन एक इक्वेशन मान लेते हैं अभी। अब ये कह रहा है कि मैंने इसको ऊपर रखे कुछ कॉइन, ये कॉइन रख दिए, जब इसमें कुछ कॉइन रख दिए, कितने रखे, n, अगर n कॉइन रखे तो n कॉइन रखने पर ये आपका किसी हाइट h नीचे चला गया, और नीचे चला गया और डूब जाएगा नीचे, है ना। तो ये जो हाइट h है, अब इसका सेंटर ऑफ मास जो सबमर्ज पोर्शन है उसके हिसाब से डिसाइड होगा, दैट इज व्हाट, h/2, h/2 हो जाएगा, है ना। सबमर्ज पोर्शन तो कितना है, इतना है, तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां बैठेगा, h/2 पर बैठेगा, तो h/2 पर सेंटर ऑफ मास आ गया। अगर इसका h/2 पर सेंटर ऑफ मास आया, तो इस केस में पहले तो ये देखो कि क्या इक्वेशन बनेगी, है ना। सेकंड केस में डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द वाटर, a इंटू एच इंटू जी इक्वल टू कितने, 40 पहले थे, n और जुड़ गए, इंटू m इंटू जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये बन गई। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर लूं, तो क्या ये mg से mg भी कट गया, g से g भी कट गया, और g भी कट जाएगा, a भी कट जाएगा, तो कितना बच गया बेटे, 3/h, है ना, 3/h, या उल्टा कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं 40 प्लस n अपॉन 40 इक्वल टू, उल्टा कर दिया, 40 प्लस n अपॉन 40 इक्वल टू h/3, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। अब n निकलेगा तभी जब हमारे h का कुछ जुगाड़ हो पाए, तो उसका करने का तरीका क्या है, सेंटर ऑफ मास। क्या मुझे ये बात पता है कि अगर मेरे पास एक मास m1 है, एक मास m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस बेटे r होती है, तो सेंटर ऑफ मास अगर कहीं पर भी है, डिस्टेंस r1 पर और डिस्टेंस r2 पर, तो यहां पर मुझे पता है कि r1 इक्वल टू लिख सकते हैं, अगर मुझे r1 निकालनी तो क्या लिखते हैं, m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 क्या लिखते हैं, m1 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर एक m1 का काम तो ये करेगा, और m2 का काम ये करेगा, और r का काम ये करेगा, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आ जाएगी ये वाली, ये मान लीजिएगा ये डिस्टेंस निकालनी, तो ये डिस्टेंस निकालनी, तो ये डिस्टेंस तो मान लो r1 है, एक r2 है यहाँ तक की, तो यानी कि h/2 अगर निकालनी है तो मैं इस कंसेप्ट के हिसाब से निकाल सकता हूँ। चलो जी निकालते हैं, है ना। तो m1 कितना है 40, m2 कितना है n, तो सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा, अगर मुझे निकालनी नीचे से h/2, तो h/2 बराबर मास कौन सा लेंगे, ऊपर वाला, तो n इंटू एम जी अपॉन इंटू r कितनी 9, और बेटे n इंटू एम जी की जगह m लो, mg की जगह g नहीं, मास लेना ना भाई, nm, तो nm प्लस 40m,
तो m तो कॉमन लेके काट ही सकते हैं, तो कुल मिला के बात ये होगी तो 9n अपॉन कितना n प्लस 40 बराबर h/2। और इससे पहली इक्वेशन क्या आई थी, इससे पहली इक्वेशन आई थी 40 प्लस n अपॉन 40 इक्वल टू h/3, है ना। 40 प्लस n अपॉन 40 इक्वल टू h/3, तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे, h से h कट जाएगा और बेटे ये आएगा कितना 40 इंटू 9n अपॉन 40 प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/2। अब इसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 से कट सकता है, ये 3 से ही कट जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 या 12 120 इंटू 2 तो वो 240 n और इसका स्क्वायर करेंगे 1600 प्लस n स्क्वायर प्लस कितना 2ab यानी कि 80n, ये आ गया। तो क्या बचेगा बेटे n स्क्वायर प्लस 80n, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, देखो ध्यान से ये बच जाएगा n स्क्वायर 200 लेंगे तो माइनस का, दिस इज माइनस 160n और प्लस 1600 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने पर इसे जब सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने पर n की वैल्यू आ जाएगी लगभग 10.2 के आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है। नियरेस्ट इंटीजर जो आएगा वो कितना बैठ जाएगा, इंटीजर बैठ जाएगा 10, तो इसमें 10 नंबर ऑफ कॉइन्स अगर रख देंगे तो जो कंडीशन दे रहा है वो आपकी आ जाएगी। अच्छा आंसर क्या आया इसका मतलब n इक्वल टू 10 का मतलब, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्मॉल कॉइन इज फिक्स एट द सेंटर ऑफ द बेस। यहाँ पे एक कॉइन है, यहाँ पर ये कॉइन है, तो ये कॉइन इस ऑब्जर्वर ने देखना है, तो इसमें से पानी भर रहे कितना कितना भर रहे हैं 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड। जब पानी भरते रहेंगे तो पानी भरने से क्या होगा, इसकी इमेज ऊपर उठती रहेगी, जब इसकी इमेज ऊपर उठेगी तो उसको दिख जाएगी, और दिखेगी कब, जब इससे रिफ्लेक्ट होकर के रे इसकी आंखों में, इस ऑब्जर्वर की आंखों में जाएगी, है ना। तो जब इसकी आंखों में जाने लगेगी तो उसका मतलब हमारा काम हो जाएगा। अभी मान लो कि यहाँ से हम इसमें भर रहे हैं, ये वाली रेज, ये लो यहाँ पे भर दिया है, यहाँ तक भर दिया इतनी ऊंचाई तक, ये कितनी ऊंचाई है, ये h ऊंचाई है। तो मेरे से ये पूछा है कि कितने समय बाद दिख जाएगी, तो ये h मेरे पास ही आ गई। तो सोचो मान लीजिएगा t समय बाद भर जाएगी, t समय बाद ऐसा होगा कि इसको ऊंचाई दिखने लगेगी। तो यहां से क्या हो रहा होगा, यहां से एक लाइट रे जाएगी, यहां से, तो यहां से एक लाइट रे ऐसे गई, तो यहां से जब ऐसे लाइट रे जाएगी, जब यहां से एक लाइट रे जाएगी ऐसे, तो मान लीजिएगा यहाँ पे h, मान लीजिएगा h हाइट तक पानी भरने के बाद ये कॉइन की इमेज इसको दिखने लगती है, इसको यहाँ पर दिखने लगेगी, है ना, इसको दिखने लगेगी। तो मुझे बताना कितने समय बाद ऐसा होगा। तो बहुत ध्यान से सुने कि मान लो टाइम t के बाद ऐसा हो जाएगा, तो 1 सेकंड में कितना पानी गया 0.1 मीटर क्यूब, तो t सेकंड में कितना जाएगा q इंटू टी, 0.1 इंटू टी सेकंड, और वो कितना पानी होगा इसका वॉल्यूम के बराबर। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि h इंटू एरिया बराबर q इंटू टी। तो h हमें निकालना है, एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू, रेडियस दे रखी आपको 1, रेडियस दे रखी इसकी 1, पाई इंटू 1 स्क्वायर, दिस इज 0.1 इंटू टी। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पाई अपॉन यहाँ पे से ले लो 10, तो 10 पाई इंटू एच, तो 10 पाई एच, यानी कि टाइम निकालने के लिए मुझे ये एच चाहिए, टाइम निकालने के लिए मुझे ये एच निकालनी। अब इस एच को निकालने के लिए हमें थोड़ी सी ऑप्टिक्स के यूज करने पड़ेंगे। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से इसको अगर देखें तो थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, डायग्राम को बड़ा बना लेता हूँ, और बड़ा बनाने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। मान लो मेरे को ऐसे दिया हुआ है, ये आर है और ये एच हाइट है, ये एच हाइट है, और यहां से पार्टिकल रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जा रहा है। चलिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। और आपको ये हाइट भी गिवन है, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली भी गिवन है,
और ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये 1 है, r की वैल्यू 1 दे रखी। तो अब बहुत ध्यान से देखो, तो ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन से ये r आया, तो क्या ये भी r होगा, तो क्या ये भी r होगा, ठीक। अब ये वैल्यूज कितनी कितनी दे रखी है यहाँ से देख लेते हैं। बेटे ये वैल्यू दे रखी 1.5 यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 1.5 दी हुई है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 का मतलब 4/3 दिया हुआ है ना। और d इक्वल टू 4 मीटर, d कौन सी है, ये इसकी डेप्थ जो है 4 मीटर है, और टोटल हाइट कितनी दे रखी है, टोटल हाइट दी हुई है 5.75। यहाँ पे सब मार्क कर लो पहले, ये 5.75 है, ये 4 है ना, ये 4 है। तो अब ये यहाँ से लेके इसकी ये डिस्टेंस 1.5 है, यानी कि ये 1 ये 1.5, तो क्या मुझे मिल चुकी है, क्या ये 0.5 हो जाएगी, इसमें से माइनस कर दो। और ये 4 है, ये 0.75 है, तो ये कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी 1.75। तो अब बहुत ध्यान से देखें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मान लो ये डिस्टेंस है x, तो ये कितनी आ जाएगी r माइनस x, ठीक। तो अब बहुत ध्यान से देखें, तो क्या ये दोनों साइड पता है, तो tan r से ये r एंगल निकाल सकते हैं, यस। तो tan r निकाल लो भाई, लो tan r क्या होगा, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस 0.5 अपॉन 1.75, 0.5 अपॉन 1.75। अगर एक जीरो बढ़ाए, इसको उड़ा दे, तो 25 दूनी 50, और बेटे 25 से इसे कैंसिल करेंगे तो 25 का 25 आता है 2/7। तो देखो 2/7 बहुत छोटा आंसर है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं है, मुश्किल से 15-16 डिग्री के आसपास इसका लगभग आप मान सकते हो कि ये 10-16 के आसपास आंसर है लगभग, तो बहुत बड़ा एंगल नहीं मान सकते। तो क्या मैं tan r को sin r भी लिख सकता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी कहीं कहीं से तो sin r भी लिख सकते हैं, tan r बराबर sin r भी लिखा जा सकता है इसको, अगर जरूरत पड़ी तो sin r, क्योंकि हमें स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, तो हमें ये लगाना पड़ेगा। हालांकि बहुत छोटा एंगल नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे की रेंज में है, तो tan r को sin r लगभग लिखा जा सकता है। चलिए ये tan r आ गया। अब बहुत ध्यान से देखो कि ये इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये वाला, ये बेस कितना होगा भाई, ये बेस कितना होगा, ये d है, और यहाँ पर ये r माइनस एक्स, तो ये लंबाई और निकाल लो, ये कितनी आएगी, अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो ये हमारे पास बैठ जाएगी d, ये हमारे पास x आ गई, ये h, तो d माइनस एच, ये वाली लेंथ ध्यान दे। अगर मैं इसकी बात करूँ इस वाले की, तो क्या ये d माइनस एच बैठेगी, इतनी, ये वाली है ना, d माइनस एच। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए, है ना। मान लो मैं इसको ले लेता हूँ कलर दूसरा, ब्लैक ले लेता हूँ, ये आपकी क्या आई, d माइनस एच, ये वाली इतनी, ये d माइनस एच, इससे tan r निकल जाएगा, और tan r ऑलरेडी मेरे पास है, फिर स्नेल्स लॉ लगा करके हम निकाल सकते हैं। यस, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप ले लो, ये ले लो, tan r इक्वल टू कितना, लो जी d माइनस एच परपेंडिकुलर r माइनस एक्स, r r r r r r, इसका मतलब इसकी जगह क्या आएगा, ये लो, इसकी जगह आ जाएगा परपेंडिकुलर r माइनस एक्स अपॉन d माइनस एच, और ये कितना है 2/7 है, ऑलरेडी ऊपर से निकाल चुके, 1 माइनस एक्स अपॉन d कितना है 4 माइनस एच इक्वल टू 2/7। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे h चाहिए था, और h तब निकलेगा जब x पता हो, है ना, x तब निकलेगा जब x पता हो, ठीक है भाई, x तब निकलेगा जब h पता हो। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ, इक्वेशन नंबर चलो 1 ही मान लेता हूँ, क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं ली, इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम h निकालना। अब x निकालने के लिए यहाँ देखो tan i बराबर h बाई एक्स, tan i बराबर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस x बाई एच, और tan i क्या होगा, स्नेल्स लॉ लगा लो पहले, तो tan i, तो क्या हमें याद है कि n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, तो क्या हुआ n1 4/3 sin i इक्वल टू n2 कितना 1 sin r। अच्छा sin i को क्या लिख सकते हैं, क्या इसको लगभग tan i लिख सकते हैं हम, और ये sin r, तो tan i को लिख सकते हैं x बाई एच, tan i को x बाई एच, और ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा 3/4 sin r की वैल्यू 2/7, तो ये कटा,
आ गया कितना, x इक्वल टू h बाई 14, x बाई 14। तो x को उठा के यहाँ रख दो, लो जी 1 माइनस h बाई 14, 4 माइनस h इक्वल टू 2 बाई 7। तो 14 माइनस h अपॉन 14 और 4 माइनस h इक्वल टू 2 बाई 7। 7 से कट कर देंगे इसको, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 माइनस h बराबर 4, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 16 माइनस 4h, तो कितना आया भाई, 4h इधर आएगा तो 3h आ जाएगा, ठीक। और वो कितना आएगा उधर जा करके 16 माइनस 2, तो h की वैल्यू 2/3। एक बार चेक करते हैं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है कहीं, यहाँ पे 3 छूट गया है ना, यहाँ पे 3 छूट गया, ये 3h आएगा, तो ये 3 की वजह से x इक्वल टू 3/h लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा 14 माइनस 3 और 14 माइनस 3h हो जाएगा ये, तो 14 माइनस 3h तो 7h हो जाएगा, h इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है अपने पास ये बैठेगा कितना, 14 माइनस 3h इक्वल टू 16 माइनस 4h, और बहुत ध्यान से देखो तो h इक्वल टू बैठ गया 2 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 2 आ गया, ठीक। h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब ये हुआ कि अब h की वैल्यू को वहां रख दो, तो t क्या था याद करें, क्या tan पाई h था, क्या tan और पाई को लिख सकते हैं 3.14 और h की वैल्यू 2, यानी कि आ गया, इसका डबल करेंगे 6.28, यानी कि 62.8, जिसे लगभग आप बोल सकते हैं 63 सेकंड्स बोल सकते हैं, 63 सेकंड्स बोल सकते हैं। अच्छा, ये मीटर में आया, ध्यान दें ये मीटर में आएगा, ये मीटर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला मत लगाए, क्योंकि बहुत ज्यादा ये एंगल बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं, इसलिए हमने इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा भी लिया, तो इसलिए हमने स्नेल्स लॉ को ही यूज किया यहाँ पर, है ना, अपर एंड डेप्थ का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं किया। तो यहाँ पे टाइम हमारा आएगा 62.8, दैट इज 63.6 अप्रोक्स 63 सेकंड। तो हमारे पास इसमें आंसर क्या था भाई, आंसर 63 सेकंड, यस। तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन आ गया सी। तो इस तरीके से आप इसके सभी क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, और अब इनको आप अपना आप ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच।